सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 3 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अब्दुल्लाही मायर को। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023 की हम बात कर रहे हैं और ये मिला है किसे? अब्दुल्लाही मायर को। ये सोमालिया देश के पत्रकार हैं, ये याद रखना। और इन्हें ये अवार्ड क्यों मिला? तो जो विस्थापित बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने के लिए उन्हें 2023 के ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पुरस्कार राशि के रूप में $1,00,000 इनको मिले हैं। देखो, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की अगर बात करें, इसकी स्थापना होती है 1950 में। हेडक्वार्टर मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इस पुरस्कार को देने की शुरुआत की गई या इसकी स्थापना कब हुई? 1954 में। कुछ और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे कि सफीना हुसैन, नाम पढ़ा है आपने, अभी वाइस पुरस्कार मिला इन्हें, शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापिका है ये सफीना हुसैन, इनका नाम है। पेरुमल मुरुगन का नाम याद होगा, 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार इनको मिला इनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। एक शेनिस पलाशियो, ये नाम जरूर सुना होगा, मिस 2023 का खिताब इन्होंने जीता। संस्करण था, किस देश की है ये? तो निकारागुआ देश की है ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल क्यू स्टार को किसने डेवलप्ड किया? तो आंसर होगा ओपन एआई। तो ये है क्यू स्टार, ये एआई बेस्ड मॉडल है और इसे ओपन एआई ने लॉन्च किया है। ओपन एआई ये नाम आपने ऑलरेडी पहले ही सुन रखा है, ये अमेरिकी कंपनी है। कब सुना था आपने इसका नाम? आपको याद होगा, इसने जब चैट जीपीटी को लॉन्च किया था तब हमने इसका नाम सुना था। अच्छा, ओपन एआई ने ये क्यू स्टार को क्यों लॉन्च किया? तो बुनियादी गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, 2023 में आपने काफी बार एआई के बारे में सुना है, तो एआई से संबंधित जितने भी प्रश्न आपने 2023 में पढ़े हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि आपको याद होगा, भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था जिसका नाम इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान को किसने लॉन्च किया था? इजराइल ने। अभी ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन का आयोजन ये भारत में हुआ था और भारत का पहला एआई स्कूल ये लॉन्च किया गया केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसका नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा ये फेसबुक का नया नाम है। तो मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने एआई आधारित एक भाषा मॉडल लामा 2 को लॉन्च किया था। और मेटा से याद रखना, मेटा ने अभी ट्विटर को काउंटर करने के लिए या उसके कंपटीशन के रूप में थ्रेड लॉन्च किया है। और किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक है, अभी इन्होंने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई को लॉन्च किया था ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। अच्छा, किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। पहले वैश्विक एआई सम्मेलन की मेजबानी ये की है ब्रिटेन ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक निवेश वाले देशों में भारत को 5वें स्थान पर रहा, पहले पे अमेरिका है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। आपको याद हो तो माइक्रोसॉफ्ट ने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। और जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस ने अभी 2 टेनिस प्लेयर को अपना ब्रांड एम्बेसडर या ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। उनके नाम क्या है? एक तो ईगा स्विटेक है, पोलैंड की हैं ये, और एक राफेल नडाल है, स्पेन के। उसके अलावा ओपन एआई, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के चैट जीपीटी को लॉन्च किया था, बताया मैंने आपको। यहाँ पे जीपीटी की फुल फॉर्म याद रखना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया था, तो गूगल ने बार्ड लॉन्च किया था। एआई के गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को कहा जाता है। अब आप लोग मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, ये बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो, एआई से संबंधित 2023 के सारे प्रश्न आपको कवर कराए। अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि आपसे पूछ रहा हूं प्रश्न, ध्यान से सुनना, कि अभी किस डिक्शनरी ने एआई को 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, या आप बताएंगे। हम बढ़ते आगे। फिर बताओ, अभी हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए
कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी? तो आंसर होगा यूके। तो अभी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया ये दो रोग है और वर्तमान में इन दोनों का इलाज संभव नहीं है। तो इन दोनों रोग में आरबीसी का निर्माण सही तरीके से नहीं होता, जो हीमोग्लोबिन है उसका निर्माण सही तरीके से नहीं होता, इसीलिए इन्हें एनीमिया कहते हैं, यानी कि खून की कमी इसमें हो जाती है। और अभी यूके ने इसके इलाज के लिए एक जीन थेरेपी खोजी है, उसी का नाम है कैसगेवी जीन थेरेपी। इस जीन थेरेपी में क्या करेंगे, जो खराब जीन है ना उसे अच्छे गुणों वाले जीन से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये है कैसगेवी जीन थेरेपी और इसी को क्या कहते हैं, क्रिस्पर कैस9 तकनीक के नाम से इसको जानते हैं। और इसमें किस जीन को टारगेट किया जाएगा, तो उसका भी नाम दिया गया है BCL11A जीन, उसको इसमें टारगेट किया जाएगा। और अगर पूछे कि इस बीमारी से ठीक होने वाले दुनिया के पहले रोगी कौन बने हैं इस उपचार के थ्रू, तो आंसर होगा विक्टोरिया ग्रे। इन्हें सिकल सेल एनीमिया रोग था, पर अब ये इस प्रक्रिया से, इस तकनीक से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है कब? 19 जून को। और वैसे भारत का लक्ष्य क्या है सिकल सेल उन्मूलन का? तो आंसर होगा 2047 का। और वैसे 2047 का हमारा एक और लक्ष्य है, हमारा ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य भी 2047 ही है। और जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष नामक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार सरकार ने राज्य संचालित स्कूलों में महत्वपूर्ण शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करने वाले लगभग 25 लाख बच्चों का समर्थन करने के उद्देश्य से ये पहल शुरू की है। दक्ष की फुल फॉर्म भी है डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल। मतलब इसमें जो पढ़ाई में कमजोर बच्चे हैं उनके लिए अलग से क्लासेस लगाई जाएंगी, बच्चों को झुंड में नहीं पढ़ाया जाएगा, भीड़ में। इसके लिए हर टीचर मैक्सिमम 5 बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। कौन सी कक्षा के छात्र लिए जाएंगे इसमें? तीसरी से लेकर 8वीं तक के बच्चे। तो याद रखना, ये मिशन दक्ष नाम की पहल को शुरू किया अभी बिहार ने। तो ये रहा मैप में बिहार। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि डॉल्फिन के संरक्षण के लिए किस राज्य में गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य ये बनाया गया? बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी आपको मिलेगा पटना में। वैसे अभी किस राज्य ने डॉल्फिन को अपना एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव घोषित किया था? अभी ये उत्तर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर ये बन रहा है कहाँ पे? बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। और सीबीडीसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम बना पटना नगर निगम। सीबीडीसी मतलब ई रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और बिहार के अभी आपको याद हो तो मरचा चावल को जीआई टैग मिला था। थावे महोत्सव ये बिहार में मनाया गया। और अभी देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन भी किया गया था गया बिहार में। यहाँ पे देखो एकमात्र नेशनल पार्क आपको मिलेगा वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। बाकी राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिल जाएगा आपको, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिल जाएगा। और बिहार दिवस उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, भारत अपना पहला एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा, इसका नाम क्या है इस सैटेलाइट का? तो आंसर होगा एक्सपोसैट। तो अभी हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि भारत अपना पहला एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट, जिसका नाम है एक्सपोसैट, इसको लॉन्च करेगा। और इसको कहां से लॉन्च किया जाएगा? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किसके द्वारा? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा। और इस सैटेलाइट का लक्ष्य क्या होगा? तीव्र एक्सरे सोर्सेज या स्रोत जो होते हैं उनकी जांच करना। ये मिशन लगभग 5 वर्ष तक चलेगा। और ये एक्सपोसैट अंतरिक्ष यान जो है ये अपने साथ 2 पेलोड लेकर के जाएगा। ये प्रश्न बन सकता है कितने पेलोड? 2। उनके नाम भी मैं आपको बता दूं, पोलिक्स यानी कि पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रेज, और एक्स एस्पेक्ट एक्स रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। यहाँ पे ये जो पॉलिक्स है ना, इसे विशेष रूप से ध्रुवीकरण की डिग्री और कोण मापने के लिए डिजाइन किया गया है। तो प्रश्न में सिंपल सा आप याद रखना, भारत अपना पहला एक्सरे पोलरिमीटर सैटेलाइट को लॉन्च करेगा, इसका नाम एक्सपोसैट है। देखो इसरो की बात करते हैं, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। चेयरमैन कौन है? अभी नए बन गए, एस सोमनाथ। और आप लोग कमेंट
करके बताइए। इनकी अभी एक ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम क्या है? चलो मैं आपको बता दूं, ऑटोबायोग्राफी का नाम है निलावु कुदीचा सिम्हांगल। ये मलयालम भाषा में है और एस सोमनाथ ये इसरो के 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इसका मोटो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसरो की बात आई है, बहुत दिन हो गए। चंद्रयान मिशन को एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। आदित्य मिशन हो गया, चंद्रयान मिशन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं एक बार। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था कब? 14 जुलाई को। कब पहुंचा था? 23 अगस्त को। कहां पे पहुंचा था? चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर पहुंचा था, साउथ पोल पर। इसीलिए तो हम 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। कहां से लॉन्च किया था उसको? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किसके द्वारा? LVM-3M4, जिसे बाहुबली या फैट बॉय के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम है, एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम याद रखना पी वीर मुथवेल है। और यहाँ पे चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा था ना, उस स्थान को एक नाम दिया गया, शिव शक्ति पॉइंट, ये भी याद रखना। बाकी भारत का जो पहला सूर्य मिशन है आदित्य L1 मिशन, इसकी अगर बात करें, इसको कब लॉन्च किया था हमने? 2 सितंबर 2023 को। L1 का मतलब हो गया लैग्रेंज पॉइंट 1, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो बराबर होता है। मतलब कोई अगर वस्तु वहां पे रखी है तो वहीं पे रखी रहेगी, न तो पृथ्वी की तरफ गिरेगी न सूर्य की तरफ। इसको हमने लॉन्च किया था PSLV C57 से। कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 7 पेलोड ये लेकर के गया था। इसमें प्रधान वैज्ञानिक पूछे तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार साजी। अच्छा, अब एक होमवर्क प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को 2 लक्ष्य दिए थे। खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब का है ये बताना है आपको, और चांद पर मानव को भेजने का हमारा लक्ष्य कब का है। ये 2 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये। आप बताएंगे कमेंट करके, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से किस भारतीय को भी सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अर्शिया सत्तार को। तो भारतीय लेखिका है अर्शिया सत्तार, जिनको फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से अभी सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। ये बेंगलोर कर्नाटक की रहने वाली है। और आपको बता दूं, उन्हें 2022 में द महाभारत फॉर चिल्ड्रन बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। और ये जो फ्रांस का पुरस्कार है ना, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये इनसे पहले भी कई और भारतीयों को मिल चुका है, जैसे कि शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय वगैरह, और अभी मिला है अर्शिया सत्तार को। ये पुरस्कार फ्रांसीसी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया जाता है। अच्छा देखो, ऑप्शन से एक नाम आपको याद आएगा, VR ललितांबिका। अभी फ्रांस सरकार ने अपने शीर्ष पुरस्कार द लीजन ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया था। इसरो वैज्ञानिक है ये। सलमान रुश्दी लेखक है। पहला अभी लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इनको मिला था। और जीना महसा अमीनी यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2022 इनको मिला। तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको भी ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ, हाल ही में किसने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे, कुछ समय पहले यानी कि पिछले साल भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये फास्टर पोर्टल को लॉन्च किया था। और उसके बाद तो एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इस पोर्टल का वैसे उद्देश्य क्या है? देखो, कोर्ट में अगर किसी कैदी को रिहाई से संबंधित कोई भी ऑर्डर जारी किया जाता है, मतलब किसी कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि हाँ भैया इसको रिहाई दी जाती है, जेल से इस कैदी को रिहाई दी जाती है। अब क्या होगा, कोर्ट से वो हार्ड कॉपी निकलेगी और जिस जेल में वो कैदी है वहां तक जाएगी। उसके बाद वो कैदी को रिहा दी जाएगी। और इस प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है, मतलब टाइम पे कैदी की जमानत नहीं हो पाती है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए ये फास्टर पोर्टल लॉन्च किया गया। मतलब देखो, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फास्टर पोर्टल। फास्टर यानी कि काफी तेज है। यहाँ पे इधर कोर्ट ने फैसला सुनाया और इलेक्ट्रॉनिकली वहां पे आपका ऑर्डर चला जाएगा उस जेल में जहां पे कैदी है, और उस कैदी को रिहा दे दी जाएगी। तो अभी हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, अभी उन्होंने फास्टर 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है। वैसे आप जानते हो, अभी DY चंद्रचूड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन भी किया था, जो पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों के द्वारा चलाया जाएगा। अभी DY चंद्रचूड़ जी को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से भी सम्मानित किया गया था। किसने? हार्वर्ड लॉ स्कूल ने।
उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल भी लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। और डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ई निरीक्षण सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया था, जो क्या करेगा, अदालत के जो भी फैसले होते हैं, जो भी कार्रवाई होती है वो अंग्रेजी में होती है, तो उसे 4 भाषाओं में ये अनुवादित करेगा। वो 4 भाषाएं कौन सी है ये भी ध्यान रखो, हिंदी, गुजराती, उड़िया और तमिल है। एक सुपेस पोर्टल भी याद रखो, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। अच्छा यूं बताओ, सुप्रीम कोर्ट ये किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है? तो आंसर होगा आर्टिकल 32, जबकि हाई कोर्ट ये 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। अच्छा, देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिसर ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ? झारखंड के रांची में। अभी राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू हुई थी। और हाँ, याद रखना, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज रही थी ना, फातिमा बीवी, उनका भी निधन हो गया। वो नाम पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है, बताओ, क्योंकि इनका नाम न्यूज में आ गया ना, अभी निधन हो गया इस कारण। और अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस, तो अभी तक तो कोई नहीं है, ये याद रखना, अभी तक कोई भी नहीं रही महिला में। फ्यूचर में बन सकती है, उनका नाम बीवी नागरत्न हो सकता है। हमारे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जे कानिया। अभी वर्तमान में तो डीवाई चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में अनुच्छेद 124 से लेके 147 147 तक दिया गया है भाग 5 में, तो ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 दिसंबर को। तो संयुक्त राष्ट्र ये हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में 40 मिलियन से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। आधुनिक गुलामी मतलब इसमें कई तरह के टाइप हो जाते हैं। पहले तो हम गुलामी क्या समझते थे पहले के जमाने में, कि आपने उसको दास रखा हुआ है, अपना गुलाम रखा हुआ है, अपना नौकर। लेकिन आज इसके अलग अलग प्रकार में आप देखेंगे तो वो सब गुलामी के अंदर आते हैं, जैसे कि मानव तस्करी, यौन शोषण, बाल श्रम करवाना, जबरदस्ती शादी, जैसे इसके कई रूप हैं। वैसे 2 दिसंबर को एक और दिवस होता है, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये भी ध्यान रखना। आप जानते हो अभी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया गया था, तो ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे, फिर बताओ, अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया? तो आंसर होगा $4 ट्रिलियन। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी। कहां पर है? दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। और अभी यहां पर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, उन सबका बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटल वो $4 ट्रिलियन का हो चुका है। और ऐसा पहली बार हुआ है। और आप कह सकते हो ऐसा करने वाला ये विश्व का 5वां देश बन गया है भारत। इससे पहले 4 देश ऐसा कर चुके हैं। कौन कौन? अमेरिका, चाइना, हांगकांग और जापान। मार्केट कैपिटल तो समझ गए ना आप, मतलब उनकी मार्केट में जो वैल्यू है ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और मार्केट कैपिटल यानी कि मार्केट, उनकी जो वैल्यू है वो कैसे निकाली जाती है? मतलब मान लो आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी के मार्केट में 100 शेयर है, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो 100 शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 10, 1000 रुपए। तो आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई? 1000 रुपए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है ना, उसे कहा जाता है सेंसेक्स। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो इंडेक्स है उसे कहा जाता है निफ्टी इंडेक्स। कई बार सुना होगा आपने निफ्टी या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना 1992 में होती है, मुंबई में मुख्यालय है। और इन दोनों को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करने का काम करती है कौन? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और अभी इसकी पहली महिला हेड कौन है? माधवीपुरी बुच है। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे मैं पूछूं कि अभी भारत किस वर्ष तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ऐसा अभी कुछ समय पहले 2023 में कहा था हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो उनके अनुसार उन्होंने कहा था 2027 तक बन जाएगा। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, अभी 1 दिसंबर 2023 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 59वां, 59 नंबर का। तो अभी 1 दिसंबर को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया। कहां मनाया? तो झारखंड के हजारीबाग में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये पाकिस्तान भारत की जो बाउंड्री है और बांग्लादेश के साथ भारत की जो बाउंड्री है वहां पे हमारी सुरक्षा करते हैं। स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को। नई दिल्ली में मुख्यालय है और डायरेक्टर जनरल है नितिन अग्रवाल। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन।
उम्मीद करूंगा पसंद आएगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अगर कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बाकी अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है एक बार प्लीज़। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इनका क्विज तो तैयार करता ही हूँ आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे पीडीएफ भी आपको इनकी मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो भी कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करते हैं, फिर सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था, आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 49 है। टॉप पे अमेरिका था। फिर पूछा, भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है ब्लड प्लस। फिर पूछा, अभी देश की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मनीषी पाड़ी। और किसने अपनी बुक वेलकम टू पैराडाइज को लॉन्च किया? ट्विंकल खन्ना ने। इसरो वैज्ञानिक वीआर ललितांबिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? फ्रांस। विश्व एड्स दिवस मनाया 1 दिसंबर। 5वें वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया जगदीप धनखड़ जी ने, वाइस प्रेसिडेंट है। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया अभी। और मोदी जी ने 10,000वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया? एम्स देवगढ़ में। आखिरी प्रश्न था, किसे शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित वाइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सफीना हुसैन को। होमवर्क पर देखते और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था, अभी भारत के पहले सूर्य मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो पढ़ा हमने PSLV C57। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।